मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप ज्योति प्रजापति। आज मैं आपको चैप्टर 9 पार्ट सेकेंड अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं जो वो इस वीडियो में पूरे कराऊंगी। फ्रेंड, आप आईटीआई कर रहे हैं या यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को देखकर नोट्स तैयार कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड, जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाली घंटी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल भी हैं अल्टरनेटिंग करंट के और थ्योरी के भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे आने की संभावना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी नोट्स बनाने के लिए तैयार करें। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संधारित्र जोड़ने की सर्वोत्तम जगह है। जो संधारित्र जोड़ने की सर्वोत्तम जगह है वो बताना क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रेरक प्रतिभार, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रेरक प्रतिभार के सिरों पर, ऑप्शन सी दिया गया है प्रेरक प्रतिभार से बहुत अधिक दूरी पर, ऑप्शन डी दिया गया है प्रेरक प्रतिभार से कुछ दूरी पर। तो इसका आंसर करेक्ट करना है कि क्या आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट होगा डी, यानी कि प्रेरक प्रतिभार से कुछ दूरी पर संधारित्र जोड़ने की सर्वोत्तम जगह है, क्योंकि प्रेरक में धारा परिवर्तन और कैपेसिटर में वोल्टेज परिवर्तन दूर दूर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर बताना है क्या। ऑप्शन ए में दिया गया है आवेश, ऑप्शन बी में दिया गया है धारिता, ऑप्शन सी में दिया गया है वोल्टता, ऑप्शन डी में दिया गया है ऊर्जा। तो इसमें आंसर करेक्ट बताना है कि क्या होगा। ऊर्जा जो है वो राशि अपरिवर्तित रहती है, ऊर्जा राशि अपरिवर्तित रहती है। आपने बाद में एक परावैद्युता, अब यहाँ से बता देते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, बाद में एक परावैद्युत प्लेट में संधारित्र के बीचों रख दी जाती है। तो आवेश धारिता एवं विभव परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यहाँ से आपको याद रखना कि परिवर्तित क्या हो जाता है, आवेश धारिता विभव, बट ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, परपथ का शक्ति गुणांक परपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है संधारित्र, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रतिरोधक, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेरक, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो आंसर करेक्ट करना है कि परपथ का शक्ति गुणांक परपथ में किसको सम्मिलित करने के लिए उन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा, संधारित्र को सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि किसी परपथ में संधारित्र लगाने से परपथ का शक्ति गुणांक इम्प्रूव हो जाता है। किसी भी हम परपथ में अगर संधारित्र लगा रहे हैं तो उसका शक्ति गुणांक इम्प्रूव हो जाएगा, जैसे कि cos फाई इज इक्वल टू होता है R/Z। यहाँ से आपको ये क्लियर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि विद्युत क्षेत्र में दो प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता क्या होगी। तो क्षेत्र क्षमता बतानी क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया गया घटता है, ऑप्शन सी में दिया गया बहुत उच्च हो जाती है, ऑप्शन डी में दिया गया वही रहती है। तो इसका आंसर करेक्ट करना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बट घटता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा कि घटता है। यदि विद्युत क्षेत्र में दो प्लेटों के बीच परावैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र घट जाता है, जैसे कि चूंकि कैपिटल E इज इक्वल टू होता है V/D। यहाँ से इसके इक्वल टू C/D भी हो सकता है, इसके इक्वल टू Q/CD भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर E बढ़ा रहे हैं हम, E इम्प्रूव हो रहा है तो प्रोपोर्शनल 1/C
यानी कि जो C होगा वो घटेगा। अगर C घटेगा तो E बढ़ेगा। उसके बाद अगर E घट रहा है, तो V भी प्रोपोर्शनल होगा, V भी घटेगा। अगर E घट रहा है तो V भी घटेगा, क्योंकि परावैद्युत रखने से C का मान बढ़ेगा। अगर हम परावैद्युत रखेंगे तो C का मान बढ़ेगा तथा C बढ़ने पर V घटेगा। अगर C बढ़ेगा तो V घटेगा, अगर C घटेगा तो V बढ़ेगा। तो C बढ़ने पर V घटेगा और V घटेगा तो E भी घट जाएगा। अगर ये V घट रहा है तो E भी घट जाएगा। यहाँ से हमको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्न संधारित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है। ऑप्शन देखते क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कागज, ऑप्शन बी में दिया गया है माइका, ऑप्शन सी में दिया गया है सिरेमिक, ऑप्शन डी में दिया गया है अभ्रक। तो यहाँ से करेक्ट आंसर बताना है कि सिरेमिक संधारित्र उच्चतम धारिता मान उपलब्ध करा सकता है। क्या करा सकता है? सिरेमिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्योंकि सिरेमिक संधारित्र का परावैद्युत स्थिरांक का मान अधिक होता है। सी प्रोपोर्शनल के होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। यहाँ से आपको ये क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर क्रम में संयोजित 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एवं 5 माइक्रोफैरड संधारित्रों की कुल धारिता क्या होगी। तो इनकी धारिता बताना है कि क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 9 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी में दिया गया है 8 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी में दिया गया है 12 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर बताना है कि जब समांतर क्रम में 3, 4, 5 माइक्रोफैरड के जुड़े हुए हैं, कुल धारिता इनकी बतानी है। तो यहाँ से सी इक्यू इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये समांतर क्रम में संयोजित है तो इसका यही फार्मूला होगा। उसके बाद इज इक्वल टू C1 दिया गया है 3, C2 दिया गया है 4, C3 दिया गया है 5। अब इनको ऐड कर लेंगे 3, 4, 5। 3, 4, 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 माइक्रोफैरड इसकी कुल धारिता होगी। यहाँ से हम टोटल धारिता जो होगी वो होगी 12 माइक्रोफैरड। यहाँ से ये 6 नंबर कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 4 संधारित्रों की कुल धारिता 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड श्रेणीबद्ध रूप से संयोजित हैं। इनका कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस कुल पूछा है तो इसका बताना है। और 1, 2, 3, 4 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो जब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, ये समांतर क्रम का था और श्रेणी क्रम में संयोजित होने का फार्मूला होता है 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो इनके मान रख देते हैं। 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 का मान दिया गया है 1, C2 का मान दिया गया है 2, C3 का मान दिया गया है 3, C4 का मान दिया गया है 4। अब इनको हम एलसीएम लेंगे और ऐड करेंगे। एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो CEQ हो जाएगा 12/25। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 12/25 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 25 से 12 को डिवाइड करेंगे तो CEQ हो जाएगा 0.48 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट दिया जाता है तो 3 कूलाम्ब आवेश मिलता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है।
अगर एक कैपेसिटर को हम 6 वोल्ट दिया जाता है, अगर एक कैपेसिटर को हम 6 वोल्ट दे रहे हैं तो 3 कूलाम आवेश मिल रहा है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। 4 फैरेड, 6 फैरेड, 18 फैरेड, डी ऑप्शन में दिया गया है 0.5 फैरेड। तो इसका आंसर बताना है कि क्या करेक्ट होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर V बराबर दिया गया है, V इज इक्वल टू दिया गया है 6V यानी कि 6 वोल्ट, और Q इज इक्वल टू दिया गया है 3 कूलाम यानी कि 3C। तो हम फार्मूला यहाँ से रखते हैं, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V से। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि C इज इक्वल टू Q दिया गया है 3, V दिया गया है 6, तो हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2, 3 2 जा 6 कट जाएगा। उसके बाद C इज इक्वल टू अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 फैरेड। यहाँ से ये आंसर इसका आएगा करेक्ट। 8 नंबर का आंसर आ रहा है 0.5 फैरेड यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 फैरेड बराबर होता है, 1 फैरेड किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, बी ऑप्शन में दिया गया 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया गया 1 कूलाम बटे 1 एम्पियर, ऑप्शन डी में दिया गया 1 ओम बटे 1 कूलाम। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। 1 फैरेड में 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट होता है। कैसे, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, जहाँ पर Q होता है कूलाम, V होता है वोल्ट, C होता है फैरेड। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रतिरोधक, ऑप्शन बी में दिया गया है चालक, ऑप्शन सी में दिया गया है कैपेसिटर, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रेरक। तो इसका आंसर करेक्ट बताना है कि क्या होगा। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा संचित रहती है जो वो कैपेसिटर में संचित रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा E इज इक्वल टू, संधारित्र की बता रही हूँ बात, संधारित्र में संचित ऊर्जा E इज इक्वल टू हाफ CV² होती है। हम जानते हैं, जैसे कि हम यहाँ बताते हैं कि हम लोग जानते हैं संधारित्र में आवेश का संग्रह होता है तथा धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर रहता है। इससे तात्पर्य यह होता है कि संधारित्र में ऊर्जा संग्रह की गई है। यहाँ से हम याद रखेंगे कि संधारित्र में ऊर्जा संग्रह की गई है। यह ऊर्जा जो होगी स्थिर वैद्युत क्षेत्र के रूप में परावैद्युत माध्यम में एकत्रित होती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो